आज का हमारा टॉपिक है अकबर की राजपूत नीति एवं राजपूताना में साम्राज्य विस्तार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अकबर ने राजस्थान में किस प्रकार राजपूतों के प्रति नीति अपनाई, राजपूताना में कौन कौन से क्षेत्रों में उसने साम्राज्य विस्तार किया, किन शासकों से उसने संघर्ष किया। सबसे पहले अकबर की राजपूत नीति क्या थी। अकबर ने राजपूतों के प्रति और विशेषकर राजस्थान के राजपूत राजाओं और बुंदेलखंड, बघेलखंड, कलिंजर आदि के राजपूत राजाओं के प्रति कैसी नीति अपनाई, ये महत्वपूर्ण है। उसने राजपूताना के राजपूतों के प्रति विशेष रूप से मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, उनको अपना सहयोगी बनाया, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन्हें अपनी सेवा में लिया। अकबर के समय राजस्थान के प्रसिद्ध राज्य थे मारवाड़ यानी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेड़ता, मेवाड़, आमेर या जयपुर, बूंदी और इसके अंतर्गत रणथंभौर। अकबर ने राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, उन्हें अपनी सेवा में लिया। उसकी इस प्रकार की राजपूत नीति के कुछ उद्देश्य थे। पहला, वह साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और राजपूताना में राजपूतों के सहयोग के बिना उसके साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता था और राजपूतों को साथ लेकर वह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। राजपूताना का सामरिक महत्व था। चित्तौड़ विशेषकर रणथंभौर दिल्ली के पास था। गुजरात एवं मालवा की ओर जाने वाला मार्ग राजपूताना के इलाके से होकर गुजरता था। गुजरात आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, मालवा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मक्का की यात्रा करने वालों को गुजरात होकर जाना पड़ता था। तो सामरिक दृष्टि से राजपूताना का महत्व होने के कारण अकबर इसे जीतना चाहता था। वह अपने राज्य को स्थायी बनाना चाहता था। उसकी सेना में विदेशी सैनिक थे। तुर्क, अफगान के अलावा जो मिर्जा और दूसरे सैनिक थे वो विदेशी थे। वह राजपूतों का सहयोग लेकर विदेशी सैन्य बल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता था। वह धन भी प्राप्त करना चाहता था, विशेषकर गुजरात और मालवा से, और इसके लिए राजपूताना पर स्थायी अधिकार होना जरूरी था। जब अकबर गद्दी पर बैठा उस समय मिर्जा एवं उसके अन्य सगे संबंधी, उसके अमीर एवं सरदारों ने उसके प्रति विद्रोह किया, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया। आसफ खां, अब्दुल्ला खां, खाने जहां आदि ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, षड्यंत्र रचा, यहां तक कि अकबर को जान से मारने की कोशिश की गई। इसलिए अकबर इन पर भरोसा नहीं कर सकता था। राजपूत एक वीर जाति थी, भरोसे की जाति थी। वह राजपूतों को अपनी सेवा में रखकर इन विद्रोहियों को दबाना भी चाहता था और इन पर निर्भरता भी कम करना चाहता था। अकबर ने राजपूत नीति के तहत सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने सर्वप्रथम आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि से वैवाहिक संबंध स्थापित कर कर उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। जिन राजपूतों ने उससे संधि कर ली, उन राजपूतों को उसने शाही सेवा में उच्च पद दिया, जैसे कि आमेर के भारमल, उसके बेटे भगवान दास, भारमल के पोते मान सिंह को अपनी शाही सेना में लिया और उन्हें उच्च मनसबदार बनाया। उसने युद्ध में पराजित कर आत्मसमर्पण करने वाले राजाओं को सम्मान दिया, जैसे कि रणथंभौर के सुरजन राय के समय उसने नीति अपनाई। उसने अधीनता स्वीकार न करने वाले राज्यों से संघर्ष किया, जैसे मेवाड़ के उदय सिंह एवं महाराणा प्रताप से। उसकी राजपूत नीति जो उसने मैत्रीपूर्ण अपनाई, राजपूतों से सहयोग लिया, उसका परिणाम निकला कि उसने राजपूतों की मदद से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कई राजपूत राजा उसकी तरफ से युद्ध लड़े और उसके साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं दक्षिण भारत में राजपूतों के सहयोग से हो सका। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा में भी राजपूत उपयोगी रहे। वह राजपूतों पर इतना विश्वास करता था कि जब वह बाहर आक्रमण करने जाता था तब राजपूत सरदारों को अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता था। जैसे भारमल को विशेषकर अकबर ने अपने राज परिवार के लोगों को सुरक्षा देने के लिए रखा था जब वो अभियान पर गया था। राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाने से उसकी विदेशी सैनिकों पर निर्भरता कम हुई।
विद्रोह को दबाने में राजपूतों ने न केवल सहयोग किया बल्कि आगे भी विद्रोह नहीं होने की संभावना रही। इससे नुकसान राजपूतों को हुआ, राजपूतों की शक्ति में कमी आई। अकबर कुछ राजपूतों को साथ में लेकर राजस्थान को अपने अधीन करने में सफल रहा। जब राजपूत राजाओं को उसने अपनी सेवा में रख लिया, मनसबदार बना दिया, तो उन्हें अपने राज्य से दूर दूर सैनिक कार्य या असैनिक कार्य के लिए भेजा गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि राजपूत राजा अपने राज्य से जब दूर रहने लगे तो उन्होंने अपने प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया। अकबर से संधि करने के बाद या अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद राजपूत राजाओं का अपने आंतरिक शासन में नियंत्रण नहीं रहा और अकबर शासन में हस्तक्षेप करने लगा। यहां तक कि राजाओं की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के मामले में भी अकबर निर्णय करने लगा। इस प्रकार अकबर से संधि या समझौता कर अकबर ने जो मैत्रीपूर्ण संबंध राजपूतों से बनाए, अकबर को तो लाभ हुआ, राजपूत राज्यों को भी लड़ाई से मुक्ति मिली, किंतु वे अपने राज्य पर नियंत्रण खो बैठे। हालांकि मुगल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हुई, इसमें राजपूतों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम देखते हैं कि उसके विभिन्न राजपूताना के राज्यों से क्या संबंध थे, उसके साम्राज्य विस्तार, उसने अपना साम्राज्य विस्तार राजपूताना में किस तरह किया। सबसे पहले आमेर। जब अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने जा रहा था, उस समय मार्ग में जयपुर के पास सांगानेर में उसने आमेर या जयपुर के शासक भारमल कछवाहा से भेंट की। इस भेंट करने के बाद इनके संबंध ठीक हुए और अकबर जब अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जियारत करके लौट रहा था, तो लौटते समय सांभर में अकबर की भारमल की कन्या हरकाबाई से विवाह हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हरकाबाई भारमल की दासी थी, दासी की पुत्री थी। जो भी हो, लेकिन भारमल से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और इसी हरकाबाई से जहांगीर का जन्म हुआ, जिसे कुछ इतिहासकारों ने मरियम उस्मानी भी कहा है। इस वैवाहिक संबंध के बाद भारमल के पुत्र भगवान दास एवं भारमल के पोते मान सिंह ने अकबर की सेवा की, अकबर के सैनिक अभियानों में भाग लिया, अकबर की राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर ने राजपूताना के मारवाड़ के मेड़ता पर अपना अधिकार जमाया। मेड़ता का शासक इस समय जयमल राठौड़ था, यहाँ का किला इसके अधीन था। यह वास्तव में मारवाड़ के शासक मालदेव का सामंत और सेना नायक था। यहाँ पर मिर्जा सरफुद्दीन ने आक्रमण किया। जयमल राठौड़ ने वीरता से सामना किया, किंतु वह पराजित हुआ। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मुगल सेना का अधिकार मेड़ता पर हो गया। इसके बाद जयमल राठौड़ मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के यहां शरण मांगने चला गया। यदि हम अकबर के मेवाड़ के साथ संबंध की बात करें, तो अकबर का मेवाड़ के दो शासकों से संघर्ष हुआ, एक उदय सिंह और उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप। मेवाड़ के शासक उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ अभियान किया। उत्तर भारत पर विजय करने के लिए चित्तौड़ की विजय आवश्यक थी और चित्तौड़ का रास्ता मालवा और गुजरात जाता था, इसलिए भी चित्तौड़ का सामरिक महत्व था और इस किले पर अधिकार करने के बाद इसके दक्षिण में अधिकार करना आसान हो जाता। इसलिए अक्टूबर 1567 में अकबर ने मेवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़ पर घेरा डाला। इस समय शासक उदय सिंह ने राजपूत सरदारों की सलाह पर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली और दुर्ग का दायित्व जयमल राठौड़ को सौंप दिया। जयमल राठौड़ एवं फत्ता ने इस किले की सुरक्षा की। फरवरी 1568 को अकबर ने जब देखा कि जयमल दुर्ग की मरम्मत करवा रहा है, तो वो जयमल को पहचान गया और उसने उस पर गोली चला दी, जिसमें कि जयमल घायल हुआ। इसके बाद जब लगा कि अब ज्यादा सामना नहीं कर पाएंगे राजपूत, इसलिए राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया। राजपूतों ने केसरिया बहाना पहनकर मुगलों से लड़ाई की। इस समय जयमल की मृत्यु हो गई और जयमल की मृत्यु के बाद किलवा के सरदार
फत्ता ने कमान संभाली और उसने बड़ी वीरता से अकबर की सेना का सामना किया। इस प्रकार अकबर ने कड़े संघर्ष के बाद 4 महीने बाद दुर्ग पर अधिकार किया। अकबर ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद 30,000 राजपूतों का कत्ल कर दिया। यह अकबर पर एक कलंक है। लेकिन अकबर जयमल और फत्ता की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उदय सिंह के सेनानायक जयमल और फत्ता की मूर्ति आगरा के किले के द्वार पर लगा दी और इसके बाद इसने चित्तौड़ को विजय करने के बाद आसफ खां को चित्तौड़ का गवर्नर बनाया। जब उदय सिंह की 1572 ईस्वी में मृत्यु हो गई, उसके बाद उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। उसके पास न तो साधन थे, न ही प्रसिद्ध किला चित्तौड़ था। फिर भी उसने संघर्ष किया और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर चित्तौड़ के किले को जीतना चाहता था। उसने प्रताप को अपनी अधीनता में लाना चाहा। उसने मेवाड़ के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा। उसने इसके लिए महाराणा प्रताप के पास अपने दूत भेजे। सबसे पहले उसने जलाल खां को भेजा, उसके बाद मान सिंह को, उसके बाद भगवान दास को और उसके बाद टोडरमल को। किंतु महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना एवं महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति मान सिंह के साथ आसफ खां भी गया था। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं मुगल सेनापति मान सिंह के बीच युद्ध हुआ। राणा ने भीषण आक्रमण कर मुगलों को बहुत क्षति पहुंचाई। इसी बीच में अफवाह उड़ा दी गई कि अकबर मान सिंह की मदद करने आ रहा है। मेवाड़ी सैनिक हतोत्साहित होने लगे। मेवाड़ी सैनिकों ने अपने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाने के उद्देश्य से जंगल और पहाड़ों में जाना उचित समझा और मेवाड़ी सैनिकों ने प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने का प्रयास किया। जब महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया, उसके बाद महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर बीदा झाला ने नेतृत्व किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हल्दी घाटी के इस भीषण संघर्ष के बाद मुगल सैनिक मेवाड़ पर अधिकार करने में असफल रहे और वो महाराणा प्रताप को पकड़ भी नहीं पाए। गोपीनाथ शर्मा ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध कहा है। जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि मान सिंह को सफलता नहीं मिली। इसी कारण अकबर ने कुछ समय के लिए मान सिंह को दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूंनी भी मान सिंह के साथ था। उसने इस युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में लिखा है। बदायूंनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, जबकि अकबर के एक अन्य दरबारी अबुल फजल ने, जिसने अकबरनामा लिखा है, अबुल फजल ने इसे हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। कर्नल टॉड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ जो पुस्तक लिखी, उसके अंतर्गत कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन या राजस्थान का मैराथन कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर नहीं रुका। वह मेवाड़ को अधिकार में करना चाहता था। उसने लगातार मेवाड़ के विरुद्ध सैनिक अभियान किए। उसने अपने सेनापतियों को भेजा। अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध 1578 में पुनः शाहबाज खां को भेजा। उसके बाद 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में प्रसिद्ध अभियान हुआ। इस समय महाराणा प्रताप के बेटे ने अब्दुल रहीम खान खाना की परिवार की स्त्रियों को कैद कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित पहुंचवाया। इसके बाद 1584 में जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। यहाँ एक दिवर का युद्ध प्रसिद्ध है। यह युद्ध 15 अक्टूबर 1582 में शुरू हुआ और बहुत लंबा चला। यह युद्ध लंबा चला इसलिए कर्नल टॉड ने इसे मैराथन युद्ध कहा है। इस युद्ध के लंबा चलने के बाद भी मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रही, मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाई और अकबर के अंतिम दिनों में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के किले को छोड़कर बाकी अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया
उसके बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध भी मुगल सेना ने अभियान किया। अकबर का एक प्रसिद्ध अभियान था रणथंभौर का। रणथंभौर दिल्ली के पास था, इसलिए सामयिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण किला था। यहाँ का शासक सुरजन राय हाड़ा था, जो बूंदी के हाड़ा शासक के अधीन माना जाता था। अकबर ने सबसे पहले अप्रैल 1568 में यहाँ सेना भेजी, किंतु उसे सूचना मिली कि मिर्जाओं ने विद्रोह कर दिया, इस कारण इसने यह सेना वापस बुला ली। किंतु इसके बाद ही 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। हाड़ा सुरजन राय ने आत्मसमर्पण कर अपने 2 पुत्रों को अकबर की सेवा में भेज दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ के स्थान पर अकबर का ध्यान मारवाड़ में गया। 1570 में अकबर नागौर आया, उसने यहां दरबार लगाया। इस समय बीकानेर के राव कल्याणमल एवं उसका पुत्र अकबर की सेवा में आया और बीकानेर के शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस समय हम देखते हैं कि मारवाड़ का शासक जोधपुर के शासक मालदेव की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जब उसका पुत्र चंद्रसेन गद्दी पर बैठा तो उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसकी शर्तों को नहीं माना और चंद्रसेन ने लंबे समय तक मुगलों का विरोध किया, मुगलों से संघर्ष किया। इसलिए भी चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। चूंकि जोधपुर के शासक मालदेव की मृत्यु हो गई थी और चंद्रसेन ने लंबा संघर्ष किया और इसने महाराणा प्रताप के पहले संघर्ष किया, इसलिए इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है।